पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूं। यहां पर आपको क्लास 7th के ऐसे 3 चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा मात्र एक वीडियो में, जहां से 30 क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में पूछे गए। सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चन को यहां पर देख लो, जिनको मैं करवाने वाला हूं। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। परपटीमेंटल बाहरी क्रोड या आंतरिक क्रोड। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकेल, केवल ए, बी, सी, ए, सी, सी, डी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से देख लिया, वीडियो आपकी ज़्यादा छोटी रहेगी, यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, आपकी वीडियो छोटी रहेगी, जिसमें आपको सारा कंटेंट मात्र कम टाइम में दे दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर गलत आपको चुनना है। इनमें से कौन सा यहाँ पर गलत होगा? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप मात्र कुछ चंद मिनटों में कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कायांतरित सेल के बारे में। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के चट्टान, जिनको सेल के नाम से जानते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, ठीक है, कायांतरित सेल, तीनों प्रकार के सेल आपको बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये 7 जुलाई 2024 वाले पेपर में, यानी कि पिछले महीने में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन वही है जो कि यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ पर पूछा गया था युगलों का मिलान कीजिए। आग्नेय सेल का किसके साथ होगा, अवसादी का किसके साथ होगा, कायांतरित का किसके साथ होगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको ये क्वेश्चन बीच बीच में भी बताऊंगा कि कौन सी लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछा था। यहाँ पर आग्नेय सेल के बारे में कथन ABC पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। तो आग्नेय सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? लावा, पृथ्वी का आंतरिक भाग, तलछट या अवसाद या बेसाल्ट। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा? ठीक है, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों या चट्टानों से बना है, निम्नलिखित में से कौन सी सेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट एग्जाम में हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पवन का निक्षेपण क्या कहलाता है? ठीक है, पवन का निक्षेपण क्या दोस्तों कहलाता है? पवन का निक्षेपण कहलाता है लोयस। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि कौन किसका निक्षेपण होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, नदी के द्वारा कौन सी आकृति बनाई जाती है, समुद्र के द्वारा कौन सी, पवन के द्वारा कौन सी, हिमनद के द्वारा कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जिस स्थान पर कोई नदी या अन्य जलराशि में मिलती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? डेल्टा के नाम से, तटबंध, चाप, झील, नदी, मुहाना के नाम से। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर पता होने वाला है। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है विसर्प। ये सब कुछ आपको बताऊंगा, विसर्प नदी कैसे बनती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? आगे यहाँ पर क्या है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? यानी कि निक्षेपण वाले क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड यहाँ पर जारी है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्र गुफा से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसको क्या बोलते हैं? यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र निर्माण करती हैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। टॉपिक यहाँ पर आ चुका है पृथ्वी का आंतरिक भाग।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी की कुल 3 परतें होती हैं, वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? पहली परत होती है परपटी। पहली परत होती है परपटी, जो कि ऊपर परत होती है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं परपटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मेंटल, ठीक है, मेंटल आती है, और तीसरे नंबर पे आती है क्रोड। ये 3 परतें होती हैं पृथ्वी की, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। परपटी जो कि सबसे ऊपरी परत है और ये सबसे पतली परत होती है। मेंटल परत को महासागर की परत बोलते हैं। मेंटल परत को क्या बोलते हैं? महासागर वाली परत के नाम से इसको जानते हैं। क्रोड क्रोड जो परत है, इसके 2 पार्ट यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड करी गई है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपकी पुस्तक में क्या बताया गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहनती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो याद रखना, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कह दी गई है, ठीक है। महाद्वीपीय सहनती में यानी कि महाद्वीप वाले भाग में ये 35 किलोमीटर तक है, और समुद्र की जो सतह होती है वहां पर ये 5 किलोमीटर तक है। कौन सी परत? कौन सी परत दोस्तों? परपटी वाली परत, जो ऊपरी परत है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में, अन्य एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। महाद्वीपीय सहनती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl सी सिलिका तथा Al एल्यूमिना कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, कौन सी परत आपको मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पर लिखकर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको परपटी परत बताई। कौन सी परत? परपटी मैंने आपको परत बता दी, ठीक है। ये सबसे ऊपरी परत होती है और सबसे पतली परत होती है। ऊपरी परत होती है, पतली परत होती है महाद्वीप में, ठीक है। महाद्वीप में ये कितनी फैली हुई है? ये फैली हुई है 35 किलोमीटर, ठीक है। और सागर में कितनी फैली हुई है? सागर में ये 5 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। इसको सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल के नाम से इसी को जानते हैं, ठीक है। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, SI और AL। SI का मतलब होता है सिलिका। क्या मतलब होता है? सिलिका मतलब होता है। और AL का मतलब होता है एल्यूमिना। क्या मतलब होता है? एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। तो इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? परपटी में पाया जाता है, इसीलिए इसको सियाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप में ये कितनी फैली हुई है? 35 किलोमीटर। और सागर में यानी कि समुद्र में, ठीक है, ये 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब सिलिका एवं एल्यूमिना इस परत में पाया जाता है। ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको बताई परपटी की कहानी, ठीक है। इतना ही यहाँ पर परपटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद कौन सी परत आती है? उसके बाद आती है मेंटल। कौन सी परत? मेंटल, जिसको सागर की परत के नाम से भी जानते हैं, महासागर की परत के नाम से भी जानते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, ठीक है, इसीलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेंटल को किस नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई पड़े। इसको किस नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, SI और AMA। SI का मतलब होता है सिलिका और AMA का मतलब होता है मैग्नीशियम। यानी कि महासागर वाली जो परत है मेंटल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। और परपटी के नीचे, ठीक नीचे मेंटल होता है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर उसी की चर्चा की गई है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्रोड के भी 2 भाग हैं, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। क्रोड की त्रिज्या कितनी है? क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी होती है, ठीक है, इसलिए इसको निफे के नाम से जाना जाता है। निफे, NIFE। NI का मतलब होगा निकिल। क्या मतलब होगा? निकिल इसमें पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? फेरस,
Fe का मतलब होगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा। निकिल और लोहा इस परत में पाया जाता है, किसमें? क्रोड में पाया जाता है। यहाँ पर तीनों परत आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो मैंने आपको तीनों परत के बारे में बता दिया, एक बार और आप यहाँ पर समझ लो, ठीक है। तीन परतें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी परपटी मैंने बता दी, दूसरी मैंने मेंटल आपको बता दी, तीसरी कौन सी बता दी? क्रोड मैंने आपको बता दी, ठीक है। परपटी परपटी किससे मिलकर बनी होती है? सियाल से मिलकर बनी होती है। मेंटल किससे मिलकर बनी होती है? सीमा से मिलकर बनी होती है। क्रोड किससे मिलकर बनी होती है? निफे से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब इनको भी जान लो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा। सियाल का मतलब SI का मतलब होगा सिलिका, यहाँ पर लिख नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सिलिका क्या होगा? यहाँ पर होगा सिलिका और एल्यूमिनियम। एल का मतलब क्या होगा? एल्यूमिनियम, ठीक है। सीमा का मतलब क्या होगा? SI का मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम इसमें हो जाएगा, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पर आपका हो जाएगा। निफे में क्या होगा? निकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकिल हो जाएगा। Fe का मतलब फेरस, फेरस का मतलब लोहा। निकिल और लोहा किस में पाया जाता है? क्रोड में पाया जाता है। मैग्नीशियम और सिलिका किस में पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिना किस में पाया जाता है? परपटी में पाया जाता है। बस आपको इतना ही यहाँ पर समझना था। अब आपको यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन को करा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है परत से संबंधित। मैंने पहले आपको दिखाया था, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरीतम, यानी कि अंदर से आपको बाहर की ओर बताना है, अंदर से बाहर की ओर आपको इनका क्रम बताना है। तो सबसे बाहर कौन सी परत होती है? बाहर आपकी सबसे ऊपर आपकी कौन सी होती है? परपटी सबसे ऊपर होती है। उसके बाद मेंटल होती है, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्रोड होती है। क्रोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड। तो इनमें से सबसे पहले अंदर आपको बताना है, अंदर से बाहर की ओर, आंतरिक से बाहरीतम। तो अंदर सबसे अंदर कौन सी होगी? आंतरिक क्रोड होगी। उसके बाद बाहरी क्रोड का नंबर आएगा, उसके बाद मेंटल आएगी, उसके बाद परपटी आएगी, यानी कि परपटी लास्ट में होगी और आंतरिक क्रोड पहले में होगा। तो किस विकल्प में है? तो यहाँ पर विकल्प आपका होगा 4 विकल्प होगा 4 नंबर का, ठीक है। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? परतों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप यहाँ पर कर लो। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज आपसे पूछा गया है, किससे मिलकर बनी होती है? महासागरीय मैंने आपको बताया, इसको मेंटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। SI का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सिलिका। और Ma का मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम। क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा मैग्नीशियम, यानी कि A और C यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। विकल्प नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट इस क्वेश्चन का हो जाएगा। A एंड C समझ लिया होगा आपने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो मेंटल को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बता देता हूँ जो पुस्तक में दिए गए हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक इसको खोद चुके हैं, 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह या पर 6 क्या कितना लिखा है यहाँ पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा अगर समुद्र की सतह पर आप जाना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिया गया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है और 84% मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप इसको नोट भी कर सकते हो। 1% मात्र है परपटी और 84% है मेंटल एंड 15% है आपकी क्रोड। अब बात करते हैं शैल एवं खनिज की। शैल खनिज से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शैल और खनिज की परिभाषा देख लेते हैं।
पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। सेल का मतलब होता है चट्टान, चट्टान कह लो या सेल कह लो, एक ही बात है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आग्नेय सेल, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है सेडिमेट्री यानी कि अवसादी सेल, और तीसरी होती है कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। ठीक है, ये 3 होती हैं। अब तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन को भी कराऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है आग्नेय सेल की। किसकी आती है? आग्नेय सेल की। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल के नाम से भी यानी कि प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर समझा प्राथमिक सेल या आग्नेय सेल आखिर होता क्या है। इसमें दोस्तों द्रवित जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठंडा होकर ठोस हो जाता है यानी कि द्रवित मैग्मा से ही प्राथमिक सेलों का निर्माण होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा। ठीक है, अंतर्वेदी जब अंदर ही जम जाए या अंदर ही ठोस हो जाए, ठंडा हो जाए, अंदर ही जम जाए, ठीक है, मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा, ठीक है, अंदर ही रह जाए या अंदर ही वहाँ पर जम जाए, तो वो होता है अंतर्वेदी। वहीं बहिर्वेदी क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह पर आ जाए, ऊपरी सतह पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए? ऊपरी सतह पर आकर के जम जाए या ठोस हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऊपरी सतह पर मैग्मा आ जाए या लावा आ जाए, उसका क्या होने लगे, वो जम जाए या बिखर जाए, कुछ भी हो, मतलब बाहर निकल आए। तो बाहर निकलेगा उसको बहिर्वेदी बोलेंगे। जो अंदर ही जमेगा या ठोस होगा, कुछ भी होगा, तो वो आपका अंतर्वेदी कहलाएगा। सिंपल सा डिफरेंट यहाँ पर इतना ही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना चाहूँगा। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। वही बात यहाँ पर आ गई। जब द्रवित लावा होता है जो पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है, तो ये कहलाता है बहिर्वेदी। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। दक्कन का जो पठार बना है वो बेसाल्ट सेलों से बना है। ये किसका उदाहरण है? ये है बहिर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जो कि किस सेल का उदाहरण है? तो बहिर्वेदी सेल का उदाहरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आपको एक साथ यहाँ पर करवा दूंगा, अंतर्वेदी को भी यहाँ पर क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद में और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, यानी कि अंदर ही ठंडा हो जाए या जम जाए या वहीं पर टिक जाए, तो या ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दाने का रूप ले लेती है। इसमें दाने कैसे होते हैं? दाने इसमें बड़े होते हैं। और बहिर्वेदी में दाने कैसे होते हैं? बहुत महीन होते हैं। ठीक है, अंतर इतना है। ग्रेनाइट ऐसा ही सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है ये अंतर्वेदी है, अंदर ही होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों या चट्टानों से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो कौन सी श्रेणी में आएगा? ये आपका आएगा अंतर्वेदी में। किस में आएगा? अंतर्वेदी में आएगा। अंतर्वेदी में आएगा या बहिर्वेदी में आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? बहिर्वेदी मैंने आपको बताया था, जो बाहर, जो कि पृथ्वी की सतह पर, जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर जम जाए, पृथ्वी की सतह पर, तो ये है आपका बेसाल्ट चट्टान जो कि दक्कन का पठार है। ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल के मतलब कि के द्वारा निर्मित किया गया है, उसी श्रेणी में आता है ये। और अंतर्वेदी में ग्रेनाइट वगैरह आपके आ जाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन एक बहिर्वेदी से रिलेटेड भी पूछा गया है।
बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? बहिर्वेदी, बहिर्वेदी यानी कि जो बाहर होकर मतलब कि जम जाए या ठंडा होकर ठोस हो जाए, ठीक है। तो लावा का भी आपको पढ़ाया होना चाहिए, लावा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी ज्ञान होना चाहिए। अवसाद, ये बेसाल्ट, इनका कुछ नहीं होना चाहिए। 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। लावा का भी ज्ञान होना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए, या पृथ्वी का आंतरिक भाग का भी अध्ययन आपको करना चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे कि बहिर्वेदी है या अंतर्वेदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आग्नेय शैल के बारे में बता दिया, जो 2 प्रकार के थे, कौन कौन से प्रकार थे? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ठीक है। ये दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। एक प्रकार यहाँ पर हो चुका है। अब बात करेंगे चट्टान के दूसरे प्रकार की, यानी कि अवसादी चट्टान की बात करेंगे, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है? अवसाद दबकर या कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों और जानवरों के अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं, इसलिए इसको जीवाश्मी क्या बोलते हैं? जीवाश्म शैल के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसाद का निर्माण कैसे होता है? जैसे चट्टान लुढ़क रही है वर्षा में, या उनका टूटन फूटन है, ठीक है, टकराव है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इनसे अवसाद निर्मित होता है, ठीक है। और हवा पानी के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर जमा हो जाते हैं, यही आपके अवसादी शैल बन जाते हैं। इनमें जीवों के अंश होते हैं, इसलिए इनको जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। तो जीवाश्म वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर बताया। ये बात थी आपके अवसादी शैल की, ठीक है। आग्नेय, अब मैं बात करने वाला हूँ, मैंने आपको आग्नेय शैल के बारे में बता दिया, अवसादी शैल के बारे में बता दिया। अब आपको कायांतरित शैल के बारे में बताने वाला हूँ। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में व चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो 3 परतों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। जो कायांतरित का निर्माण होता है ये आग्नेय, ठीक है, आग्नेय जो आपकी शैल है प्लस जो अवसादी है, जब इन दोनों पर क्या पड़ता है? जब दाब ताप पड़ता है, ताप पड़ता है और प्लस में दाब पड़ता है इन दोनों शैलों पर, तब तीसरे शैल का निर्माण होता है, यानी कि कायांतरित शैल का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कायांतरित शैल के बारे में बताया गया है, कौन सा राइट होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? कायांतरित का निर्माण किससे होता है? आग्नेय शैल और अवसादी, जब दोनों में ताप और दाब पड़ता है तब कायांतरित शैल का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है। आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है, मैंने अभी आपको बताया भी है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। कायांतरित शैल जो होती है, अगर उसमें क्या पड़ता है? उच्च ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उसके प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती हैं। ये भी एक बात बिल्कुल कैसी कही गई है, ये भी यहाँ पर सही कही गई है या यहाँ पर गलत कही गई है, उसको आपको बताऊंगा, ठीक है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों आपके यहाँ पर कैसे हैं? तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, तीनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो कि इसी महीने में पूछा गया था, पिछले महीने में पूछा गया था सीटेट की परीक्षा में, मिलान वाला। आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है? द्रवित मैग्मा से होता है। वहीं अवसादी का कैसे निर्माण होता है? हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांतरित का उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ए का यहाँ पर गया है किसके साथ? सेकेंड के साथ, और बी का यहाँ पर गया है थर्ड के साथ। अब आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है, ए का सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक मिलान कर लो तो पूरा का पूरा यहाँ पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं।
आग्नेय शैल के बारे में ABC पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। अवसादी शैल जो होते हैं वो ताप और दाब के कारण आग्नेय शैल में बदलते हैं। नहीं दोस्तों, ये तो गलत कहा गया है। अगर अवसादी शैल कौन कौन से यहाँ पर लिखना चाहूँगा, अवसादी और उसके साथ कौन से, आग्नेय। जब इन दोनों में ताप दाब पड़ता है, इन दोनों में जब ताप दाब पड़ता है तब ये बदलते हैं कायांतरित में। किसमें, कायांतरित में इनका रूप बदलता है, ना कि अवसादी में ताप पड़ता, तो ये गलत है। ये शैल भूपर्पटी की पपड़ी दोनों जगह भूपर्पटी के काफ़ी भीतर भी मौजूद रहती है, ठीक है, यानी कि अंदर भी रहती है बाहर भी रहती है, इसलिए इनको अंतर्वेदी और बहिर्वेदी के नाम से जानते हैं। किनको, आग्नेय शैल को। ये बी वाला तो यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, लेकिन पहला वाला गलत है, पहला गलत है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बी और सी सही है तथा ए गलत है। बी और सी सही है तथा ए यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक आ चुका है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, जैसे पवन के द्वारा कौन सी आकृति, समुद्र के द्वारा कौन सी आकृति, ठीक है, रेगिस्तान में कौन सी आकृति बनती है, नदी के द्वारा कौन सी आकृतियां बनती हैं, वो आकृतियों का अध्ययन अब हम लोग करने वाले हैं। जो कि यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी की परतों पर जो प्लेटें वो धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते रहते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी पर जो बल लगता है वो दो बल होते हैं, ठीक है, ठीक है, दो गतियों के कारण यहाँ पर बल उत्पन्न होते हैं। एक अंतर्जनित बल होता है, एक बहिर्जनित बल होता है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, सतह पर ऊपर, उनको बहिर्जनित बोलते हैं। जो अंदर आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको अंतर्जनित के नाम से जानते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये आकस्मिक गति के कारण होते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, पृथ्वी की गतियों को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। दो प्रकार की होती हैं, एक अंतर्जनित और दूसरी बाह्यजनित, ठीक है। अंतर्जनित ये आकस्मिक होती है, पटल विरूपण पर होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है। ये अंतर्जनित है, यानी कि ये अंदर होती है, ये अचानक होती है। वहीं बहिर्जनित जो बाहर की ओर होती है, जैसे अपरदन है, निक्षेपण है, पहाड़ कट रहे हैं, कोई बह रहा है, ये बहिर्जनित है। नदी बहती है, जल बहता है, पवन बह रही है, समुद्री तरंग, हिमनद, तो ये सभी का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी की। भूपर्पटी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलते हैं। वो क्या कहलाता है, उसके कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, लावा है, मैग्मा है, राख है, ये सारा का सारा ज्वालामुखी से ही निकलता है। आगे यहाँ पर बताया गया है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ पर कंपन आरंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। आगे यहाँ पर बताया गया है,
जैसे भूकंप आने की जब संभावना होती है तब कई लोगों को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। वो कैसे पता चलता है? स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से, सांपों का धरातल पर आना। ये सारे के सारे क्या संकेत देते हैं कि भूकंप आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुज में भूकंप के झटके भी आए थे 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। भूकंप को किसमें मापते हैं? रिक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है तो भूकंप का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर 5 होती है तो वस्तुओं के गिरने की क्षति तक ये बताती है, 5 अगर होगी। अगर 6 होगी या उससे अधिक होगी तो बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर 7 होगी या उससे अधिक होगी तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाती है। ये बात मैं कर रहा था रिक्टर स्केल की। चलिए आगे आपको बताता हूँ। आगे अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ मुख्य स्थलाकृतियों की, जैसे नदियों की स्थलाकृति, ठीक है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात कहलाती है, यानी कि वाटरफॉल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वाटरफॉल। जैसे कोई नदी पहाड़ से आई, ठीक है, पहाड़ से आई और नीचे एकदम से गिरने लगी तो एक झरना नुमा वहाँ पर दृश्य बन जाता है देखने के लिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, यही आपका है जलप्रपात, ठीक है। क्या है? जलप्रपात है ये आपका। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है? आगे यहाँ पर बताया गया है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदियाँ जो हैं मैदान में प्रवेश करती हैं तो वो ऐसी ऐसी बहने लगती हैं, जैसा लगता है कि सांप रेंग रहा हो, ठीक है। तो उनको इसलिए विसर्पाकार की आकृति बोला गया है। सबसे पहले नदियां जलप्रपात बनाती हैं, उसके बाद मैदान में बहती हैं, सर्पों जैसा आकार यानी कि विसर्प आकार बनाती हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू होता है। अपरदन का मतलब होता है इसके किनारों पर कटाव होता है, बहाव होता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको चाप झील कहते हैं। यहाँ पर चित्र में बताया गया है, जैसे पहले नदी ये आपकी बह रही थी विसर्प के आकार में, ठीक है, और साइड में कई प्रकार के गड्ढे तरीके के बन जाते हैं, बहुत सारा वहाँ पर जल भर जाता है तो वो एक तरीके से चाप झील कहलाती है। और साइडों में भी थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है, वो तटबंध कहलाता है। साइडों में ये वाला तटबंध कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। आगे आपको बताना चाहूँगा, इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में किसका निर्माण करती है? लास्ट में ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये विभाजित हो जाती है, जिसको वितारिका के नाम से जानते हैं। जैसे नदी जा रही किसी दूसरी नदी में मिल गई, फिर आगे चल के दूसरे में मिल गई, फिर तीसरे में, चौथी में, उसको बोलते हैं वितारिका। क्या बोलते हैं? वितारिका बोलते हैं, ठीक है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। प्रत्येक वितारिका जो है वो अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। ये थी नदी की बात। मैंने क्या आपको बताया? नदियों की बात बता दी। अब समुद्र की बात आप सुन लो, फिर उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, बस ये टॉपिक आपका खत्म। अब यहाँ पर समुद्री तरंगों की बात करने वाला हूँ। किसकी? समुद्र तरंग की मैं बात करने वाला हूँ। समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन का मतलब होता है, ठीक है, अपरदन किसी, जैसे भूमि अपरदन, यहाँ पर समुद्र अपरदन की बात करूँ, समुद्र का कटाव चढ़ाव, ठीक है, वही आपका है। अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। ये स्थलाकृतियां बनाते हैं।
समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी कि समुद्र कौन सी आकृति बनाती है, कौन सी स्थलाकृति बनाती है? समुद्री गुफा का निर्माण करती है। ठीक है, समुद्री गुफा बनाती है। इन गुफाओं के बड़े होते पर इनमें केवल एक छत बचती है। छत को बोलते हैं तटीय मेहराब। ठीक है, दीवार जैसी लास्ट में एक संरचना बनी रहती है जिसको स्टैग बोलते हैं। दीवार जैसी समुद्र में एक संरचना बनती है जिसको स्टैग के नाम से जाना जाता है। और आगे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु के नाम से जाना जाता है। समुद्री तरंगों पर किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। बस आपको समुद्र तरंग के बारे में इतना जानना था, समुद्र गुफा का निर्माण होता है। आगे आपको हिमनद के बारे में भी बता देता हूँ। हिमनद का निक्षेपण क्या है दोस्तों? हिमनद का निक्षेपण हिमोड़ होता है। हिमनद का निक्षेपण हिमोड़ होता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। जैसे कई कई गड्ढे या गर्त खाली होते हैं पर्वत की, जब बर्फ पिघलती है तो उनसे गर्त या गड्ढे भर जाते हैं जो कि सुंदर झील का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये थी भाई साहब किसकी बात? हिमनद की बात। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं पवन के कार्य की। ठीक है, यानी कि पवन का क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में, ठीक है, आप देख सकते हो छत्रक शैल को, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है, छत्रक शैल किसके द्वारा बनाई जाती है? पवन के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ पर? रेगिस्तान में बनाई जाती है। इनको बालू का डिब्बा के नाम से भी जानते हैं। आगे बताया गया है, ठीक है, इनसे जो निक्षेपित आकृति होती है, निक्षेपित आकृतियों को क्या बोलते हैं? लोयस बोलते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। चाइना में सर्वाधिक लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि पवन द्वारा निर्मित एक स्थलाकृतियाँ होती है। अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? पवन के निक्षेपण को लोयस कहा जाता है। ठीक है, पवन के निक्षेपण को लोयस कहा जाता है। लोयस सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन में इसके सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। छत्रक शैल ये पवन के द्वारा निर्मित आकृति है। हिमोड़ किसका है? हिमोड़ किसका है? हिमनद का हिमोड़ है। किसका? हिमनद का हिमोड़ है। स्टैग किसके द्वारा बनाई जाती है? ये समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। समुद्र के द्वारा क्या बनाई जाती है? स्टैग आकृति बनाई जाती है। करेक्ट आंसर पहला वाला होगा, लोयस। आगे यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन? जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जलराशि में मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, अन्य जलराशि में मिलती है उसको बोलते हैं नदी मुहाना। क्या बोलते हैं? नदी मुहाना बोलते हैं। रिवर्स माउथ उसको बोलते हैं। चलिए आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पर क्या है? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो विसर्प कहलाता है। आपको बताया भी था, विसर्प कहलाता है। आगे क्या है? पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। आगे क्या है? यहाँ पर है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। आगे यहाँ पर क्या है? तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। बिल्कुल बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण क्या है? तरंगों तथा अपर्दन के निक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पर जो समुद्र में क्या होता है? अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, उसी के द्वारा समुद्र में गुफाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सुंदरवन वाला डेल्टा कहाँ पर बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पुनः एक दो क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये परपटी वाला मैंने आपको बता ही दिया। सबसे अंदर आपकी कौन सी होती है? आंतरिक क्रोड, फिर बाहरी क्रोड, फिर मेंटल, फिर आपकी परपटी आती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 4 विकल्प होगा। यहाँ पर आपको बताया महासागरीय परपटी में क्या होता है? इसको सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा का मतलब सिलिका, मा का मतलब मैग्नीशियम, इसका मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा, और इसका मतलब सिलिका यहाँ पर हो जाएगा। तो सिलिका मैग्नीशियम किस में है? मैग्नीशियम पहले में है, सिलिका दूसरे में है। तो ए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पर खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया आपको। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनका निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, ये भी यहाँ पर कैसा दिया गया है?
ये भी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, बल्कि कुछ खनिज अधात्विक होते हैं, धात्विक भी होते हैं, ठीक है। तो ये 4 वाला गलत है, गलत सही नहीं, यानी कि गलत आपसे पूछा गया है, इसीलिए गलत वाला आपका 4 विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर आपके तीनों ही राइट हैं, तीनों ही राइट हैं, इसको आप यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है, तीनों आपके राइट हैं। आगे मैंने मिलान वाला क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। आग्नेय सेल का द्रवित मैग्मा के साथ होगा, अवसादी का तीसरे के साथ होगा, कायांतरित का उच्च दाब एवं दाब के कारण यहाँ पर हो जाएगा। आगे आपको मैंने क्या बताया, आग्नेय सेल, ठीक है, पहला यहाँ पर ये गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये कायांतरित सेल की बात कही गई इस कारण, और ये दोनों आपके यहाँ पर राइट दिए गए हैं। बी सी सही है, ए गलत है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, बहिर्वेदी, ठीक है। चट्टान विषय को शुरू करने से पहले कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है, लावा को पढ़ाया जाना आवश्यक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ए फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्कन का पठार ये किससे मिलकर बना है, ये बहिर्वेदी, ठीक है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल से बना है, ठीक है, बहिर्वेदी। आगे यहाँ पर क्या है, पवन के निक्षेपण आपको बता ही दिया हमने, ठीक है, पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं। वीडियो यहीं तक है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अभी कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अंत समय तक आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 60 में से कम आपको अधिक से अधिक 55 नंबर आपको हमारे द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो को देखते रहोगे, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको एकदम बेहतरीन वाला मिलने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं तक वीडियो है, दूसरी वीडियो में आपका स्वागत करते हैं।